Hello everyone, I welcome you all to today's session and today is a recorded session. आज मैं एक recorded class ले रही हूँ 7th, 8th, 9th और 10th ये 4 दिन अक्टूबर के ये चारों दिन आपको एपोप्टोसिस के डिफरेंट लेक्चर्स मिलेंगे रिकॉर्डेड वर्जन में। हम लोग होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, जहाँ तक हमने कंप्लीट किया है उससे आगे हम 11th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। 10th अक्टूबर तक आपको रिकॉर्डेड वर्जन्स मिलेंगे, तो मैंने सोचा कि कुछ नया बीच में लेके आ जाए और फिर जो हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे 11th ऑफ अक्टूबर से। अब मैंने सोचा एपोप्टोसिस पढ़ा देने के लिए, तो आज एपोप्टोसिस का हम फर्स्ट लेक्चर देखेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड कैस्पेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन एंड यानी कि एपोप्टोसिस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नेक्रोसिस क्या है, नेक्रोप्टोसिस क्या है, देन कैस्पेसिस क्या है, इतना आज पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम एक्टिवेशन ऑफ इनिशिएटर कैस्पेसिस पढ़ेंगे, उसके बाद रेगुलेशन पढ़ेंगे एपोप्टोसिस का। तो इस तरह से 4 लेक्चर्स में हम पूरा एपोप्टोसिस कंप्लीट कर देंगे। मैं ये ब्रूस से पढ़ा रही हूँ, द सेल, एल्बर्ट ब्रूस से। एंड लेट्स बिगिन। आई एम शेल, योर एजुकेटर ऑन CSI नेट लाइफ साइंस कैटेगरी। एंड आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले let me tell you something about Unacademy. Unacademy is the largest platform where you can join to crack CSI NET entrance exam. You can use my code SHELL-K10 for maximum benefit. Unacademy की एक ऐप है जिसको बोलते हैं लर्नर्स ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आप उसे अगर इसे डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स हैं जिसे आप यूज़ कर पाएंगे। What are these free products? These free products are special classes, tests and quiz. ठीक है। स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे मैं स्पेशल क्लासेस लेती हूँ, एज वेल एज हर वेडनेसडे को स्पेशल क्लास फेस्टिवल होता है जिसमें बहुत सारे स्पेशल क्लासेस सारे एजुकेटर्स लेते हैं। आपको अगर उन क्लासेस को देखना है तो मेरा कोड यूज़ करना होगा SHELL-K10 मेरी क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। एंड ये ऐप डाउनलोड करके आप ये कोड यूज़ करेंगे तो मेरी क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी। मैंने अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर, डायहेड्रल एंगल, रामचंद्रन प्लॉट, नर्वस सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एनिमल बिहेवियर के कुछ कॉन्सेप्ट्स, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पढ़ाए हैं। आप वो सब देखने के लिए ऐप डाउनलोड कीजिए एंड मेरा कोड यूज़ कीजिए। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, ये क्लासेस फ्री हैं। मैंने लाइव ली थी लेकिन आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 2 तरह की सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों में क्लासेस लाइव चलती हैं, दोनों में लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट और क्विज होते हैं। एग्ज़ाम से पहले पूरा कोर्स को आपको स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट करके दिया जाएगा, एज वेल एज आप किसी भी एजुकेटर के कितने भी लेक्चर्स को देख सकते हैं, दैट इज़ अनलिमिटेड एक्सेस। दोनों में ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन आइकॉनिक में प्लस के अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट्स है, विच इज़ आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा जो कि आपको पर्सनल लेवल पे डाउट सॉल्व करेगा, स्टडी प्लानर्स मिलेगा, टेस्ट एनालिसिस होता रहेगा आपका, एंड बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। सो आइकॉनिक इज़ मच बेटर दैन प्लस। यहाँ चार्जेस की बात कर ले तो प्लस के चार्जेस हैं 3 मंथ्स का है 2083 पर मंथ, 6 मंथ्स का है 1643 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 1027 पर मंथ एंड 24 मंथ्स का है 708 रुपीज़ पर मंथ। मेरा कोड है SHELL-K10, आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, एज वेल एज आप EMI में भी पेमेंट कर पाएंगे 6 मंथ्स एंड अबव का सब्सक्रिप्शन लेने से। आइकॉनिक की बात करें तो यहाँ पे है चार्जेस 6 मंथ्स का है 3000 पर मंथ, 12 मंथ्स का है 2167 पर मंथ एंड 24 मंथ्स का है 1875 रुपीज़ पर मंथ। मेरा कोड है SHELL-K10, ये यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा एंड आप EMI में पेमेंट कर पाएंगे एंड मैं आपकी एजुकेटर होंगी आइकॉनिक या प्लस के प्लेटफॉर्म पे। ये एक बैच स्टार्ट होने वाला है, रैपिड रिवीजन बैच 10th ऑफ अक्टूबर से। आप ये देख सकते हैं, एज वेल एज अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। एज वेल एज एक आउटशाइन बैच स्टार्ट होने वाला है लाइफ साइंस का इंग्लिश में 6th ऑफ अक्टूबर से। इसके बारे में भी आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र कर सकते हैं एंड आप भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक एपोप्टोसिस। ओके, द वर्ड एपोप्टोसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स फॉलिंग ऑफ। जिस तरह से पेड़ के पत्ते गिरते हैं उसी तरह से एक वर्ड निकाला गया है, एपोप्टोसिस निकाला है, जो कि ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है फॉलिंग ऑफ। तो एपोप्टोसिस है क्या? तो एपोप्टोसिस का अलग दूसरा नाम है PCD, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जब एक सेल की डेथ होती है बट प्रोग्राम्ड वे में, स्टेप बाय स्टेप, एंड उसकी डेथ होने के बाद में कोई रिमेन्स नहीं रह जाते हैं,
क्लीन तरीके से वहाँ से एक सेल अगर गायब हो जाता है तो उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस इज़ अ प्रोग्राम सेल डेथ। ये जो भी मेथड्स जिसकी वजह से वो सेल की डेथ होगी, ये पूरा मेथड सिंक्रोनाइज्ड होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, कंट्रोल्ड होता है, इसीलिए दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस। अगर एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब को मेंटेन करना है तो सिर्फ सेल डिवीजन होना ज़रूरी नहीं है, सेल डेथ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं जिनकी ज़रूरत मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को नहीं है, या ऐसे सेल्स हैं जो कि डैमेज हो चुके हैं, ऐसे सेल्स हैं जो कि एज हो चुकी है जिनकी, तो इन सेल्स को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सेल्स रह जाएंगे तो दे विल क्रिएट प्रॉब्लम। बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं, इनफैक्ट दे कैन इवन लीड टू कैंसर। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जिन सेल्स की ज़रूरत नहीं है, जो सेल्स बीमार हैं, जो सेल्स डैमेज्ड हैं, पुराने हो चुके हैं, एज हो चुका है, उन्हें प्रोग्राम्ड वे में मार देना ही सही है। इस तरह से मारना है कि उनके वजह से कोई चीज़ वहाँ रह ना जाए, सेल के कोई प्रोटीन, कोई उनका पार्टिकल वहाँ ना रह जाए, एक सेल पूरा के पूरा वहाँ से क्लीन तरीके से ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसी को बोलते हैं एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है जो कहीं पे भी किसी भी तरीके से हो जाता है, ये बहुत ही प्रोग्राम्ड मॉलिकुलर इवेंट्स होते हैं इसमें। एंड जो सेल्स मरते हैं, ये प्रोसेस कभी पीछे नहीं जाता, एक बार स्टार्ट हो जाता है तो हो जाता है, एंड ये कैस्केड वे में होता है, मतलब एक स्टेप दूसरे स्टेप को गिव राइज करता है, एक स्टेप दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा चीज़ तीसरे को एक्टिवेट करता है, तो इट इज़ ए कैस्केड, इट हैज़ मेनी इट इज़ ए कैस्केड प्रोसेस, एंड ये एक बार स्टार्ट हो जाता है तो पीछे नहीं आता है। अब जो सेल्स एपोप्टोसिस से मरते हैं उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, मतलब एक नॉर्मल सेल है, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे तभी वो एपोप्टोसिस से मरेगा। तो व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ सेल विच विल डाई बाय एपोप्टोसिस। तो चेंजेस इन द सेल डाइंग बाय एपोप्टोसिस, सेल्स डाइंग बाय एपोप्टोसिस दे श्रिंक। जो सेल पुराने हो गए हैं, एज हो गई है, जिनमें कुछ डैमेज है, जो एक्स्ट्रा सेल्स है जिनकी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि फ्रॉग के केस में जो टैडपोल होता है, मेटामॉर्फोसिस के बाद में जब वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसका जो टेल होता है टैडपोल का, उसे हटना ज़रूरी है, क्योंकि एडल्ट में टेल नहीं होता है, तो वो टेल जो है वो एपोप्टोसिस की वजह से वहाँ से गायब होता है। तो ये सेल की हमें ज़रूरत नहीं थी, उससे ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसी चीज़ों का, ऐसे सेल्स जिन्हें एपोप्टोसिस से मरना होता है, ये ऑफकोर्स सिग्नलिंग की वजह से होता है। तो जिस सेल को सिग्नल आता है मरने के लिए, वो क्या करते हैं, दे श्रिंक, उनका साइज़ छोटा हो जाता है, वो कंडेंस कर जाते हैं, उनका साइटोस्केलेटन जो है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सब कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि साइटोस्केलेटन जो है दैट इज़ वेरी मच एसेंशियल टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, वो कोलैप्स कर जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप डिसेंबल हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप और इस तरह से इंटैक्ट नहीं रहता है, और उसका जो क्रोमैटिन है वो भी कंडेंस करके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बदल जाता है। इस तरीके से ये कुछ चेंजेस हैं जो कि पहले आते हैं एक सेल में डाइंग बाय एपोप्टोसिस। ठीक है, अब उसके बाद कभी कभी क्या होता है, उन सेल्स में अगर वो सेल्स बहुत बड़े हैं तो उनके सरफेस पे कुछ बल्जिंग आ जाती है। जैसे ये एक सेल है जो कि मरने वाला है, समझ लीजिए उसके सेल पे इस तरह से बल्जिंग आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से बल्जिंग आ जाती है, और या तो फिर ऐसा होता है, नहीं तो फिर वो सेल छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बदल जाता है, मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड बॉडीज़ में, इन्हें कहते हैं अपोप्टोटिक बॉडीज़। ठीक है, एंड ये जो अपोप्टोटिक बॉडीज़ हैं या ये जो बल्जिंग है, ये सारे जो चीज़ें हैं, इनका जो सरफेस है वो केमिकली इस तरीके से रहता है कि दे बिकम द सरफेस ऑफ दीज एपोप्टोटिक बॉडीज़। मतलब कभी एक सेल ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेक करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाए, मेम्ब्रेन एनक्लोज छोटे छोटे बॉडीज़ में बदल जाए, जिन्हें कहा जाता है एपोप्टोटिक बॉडीज़, एंड कभी कभी बल्जिंग भी हो जाती है। तो अगर ऐसा है, एपोप्टोटिक बॉडीज़ है या बल्जिंग है, तो इनका जो सरफेस है वो केमिकली इस तरह से ऑल्टर होता है कि उन्हें आसपास में जो सेल्स इन्हें मार सकते हैं वो इसे खा जाते हैं। जैसे कि मैक्रोफेजेस, दे एनगल्फ, रैपिडली एनगल्फ वेयर बिफोर दे कैन स्पिल देयर कंटेंट्स। मैक्रोफेजेस यानी कि फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स का एनलार्ज फॉर्म आपको पता होगा। मैक्रोफेजेस इन्हें जल्दी से फैगोसाइटोज कर लेते हैं, सेल ईटिंग, दे ईट द सेल्स, इससे पहले कि वो फट जाएं और अपने डैमेज्ड प्रोटीन्स, अपने डैमेज्ड कंटेंट्स को आसपास में निकाल के बाकी के एरिया को भी ख़राब करें। इस तरीके से एपोप्टोसिस में मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स होता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है, ये देखिए एक फैगोसाइटिक सेल है, लेट्स सपोज ये एक मैक्रोफेज है, एंड ये एक सेल है जो कि उसने एनगल्फ किया है, ये फैगोसोम है।
ठीक है। ये लेट्स सपोज मैक्रोफेज है, तो अगर ये सेल है जो कि कंडेंस हो चुका है, उसका न्यूक्लियर एनवेलप डिसेंबल हो चुका है, क्रोमैटिन जो है वो छोटे पार्टिकल्स में बदल चुका है, तो ये एमीबॉइड मूवमेंट से इसको एनगल्फ करके फैगोसोम बना लेगा एंड उसे अपने अंदर ले लेगा, देन इट विल डाइजेस्ट इट। ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस कब कब होता है? जैसे कि सेल डेथ हेल्प्स स्कल्प्ट हैंड्स एंड फीट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ देख सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में जो हैंड्स एंड फीट होते हैं उनके बीच में ये देखिए सेल्स हैं जो कि वेब की तरह रहते हैं। इनका डेथ होना ज़रूरी है, इनका हटना यहाँ से ज़रूरी है, ताकि इस तरीके से स्कल्प्ट, मतलब इसको बोलते हैं स्कल्प्ट हैंड एंड फीट, ऐसा बन सके। तो इसके लिए जो डिजिट्स होते हैं उन्हें अलग करने के लिए, ये डिजिट्स है, इन्हें अलग करने के लिए एपोप्टोसिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट, जब सेल्स की ज़रूरत नहीं हो, एक तो यहाँ पे स्कल्पचर के लिए हमारी बॉडी के पार्ट्स को शेप साइज देने के लिए हो रहा है। अब नेक्स्ट है कि जब सेल्स की ज़रूरत ना हो, जैसा कि मैंने बोला फ्रॉग का टेल जो होता है, टैडपोल का जो टेल होता है मेटामॉर्फोसिस के टाइम में, वो भी एपोप्टोसिस की वजह से बनता है। नेक्स्ट, एपोप्टोसिस इज़ ए क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, जहाँ पे जो सेल्स एबनॉर्मल हैं, जैसे कि किसी सेल में क्रोमैटिन अलग, डैमेज्ड डीएनए है, किसी सेल में लेट्स सपोज किसी प्रोटीन का डैमेज ज़्यादा हो चुका है जो कि सेल अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पाया, उन्हें बोलते हैं एबनॉर्मल सेल्स। मिसप्लेस्ड सेल्स, मतलब जो सेल को जहाँ नहीं होना चाहिए, या जो सेल अपना फंक्शन छोड़ दे, फंक्शन और ना कर पाए, उन सेल्स को भी एपोप्टोसिस से मारा जाता है। तो एपोप्टोसिस दे हेल्प टू गिव शेप एंड साइज टू द बॉडी पार्ट्स, अनवांटेड सेल्स को हटाते हैं, एज वेल एज इट इज़ अ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। तो जिन सेल्स की क्वालिटी ख़राब हो जाती है उन्हें भी एपोप्टोसिस के जरिए से वहाँ से हटाया जाता है। देन और एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं? तो यहाँ देख सकते हैं बी एंड टी लिम्फोसाइट्स का एग्जाम्पल। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर द स्पेशल टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज। तो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जब मेच्योर होते हैं, जब इनकी मेच्योरिटी होती है, तो ये जब मेच्योर होते हैं तो क्या करते हैं, दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द बी और टी सेल को चेक किया जाता है कि क्या वो उनके पास एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं या नहीं। मतलब बी और टी सेल्स जो हैं जब वो मेच्योर होते हैं उस टाइम में दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंटीजेंस, एंड ये देखा जाता है कि क्या वो एंटीजन से बाइंड करके इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, एंड ये भी चेक किया जाता है कि क्या वो सिर्फ एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिव हैं या किसी बॉडी पार्ट, नॉर्मल बॉडी सेल के लिए भी काम करने लग जा रहे हैं। तो क्या वो सेल्फ रिएक्टिव हैं, क्या वो अपने ही सेल के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्या वो एंटीजन को खिलाफ काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं। जो बी और टी सेल एंटीजन के खिलाफ उनके लिए रिसेप्टर्स नहीं हैं उन्हें भी मार दिया जाता है। जो सेल्स बी और टी सेल्स सेल्फ रिएक्टिव हो जाते हैं अपने ही सेल के खिलाफ, अपने ही बॉडी सेल के खिलाफ, उनके पास अगर रिसेप्टर्स आ जाते हैं, दे आर ऑल्सो किल्ड बाय एपोप्टोसिस। ठीक है। नेक्स्ट, एडल्ट टिश्यूज़ में और एक एग्जाम्पल है, जो ऑर्गन ना बढ़ता है ना छोटा होता है, जैसे कि किडनी, लिवर, ना ये बड़ा होता है ना ये छोटा होता है। इन केसेस में एपोप्टोसिस और सेल डिवीजन दोनों का रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो सेल डेथ एंड सेल डिवीजन आर टाइटली रेगुलेटेड। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं लिवर सेल इन केस ऑफ रैट्स। तो यहाँ देख सकते हैं रैट के केस में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उनका एक छोटा सा पार्ट लिवर का हटा दिया गया था और ये देखा गया था कि जैसे वो हटा दिया गया कि सेल डिवीजन बढ़ गया, क्योंकि सेल डेथ और सेल डिवीजन कंट्रोल्ड रेगुलेटेड वे में था जब लिवर को चेंज नहीं होना था। लेकिन अगर लिवर का एक छोटा सा पार्ट कट के हट गया है उस केस में जो सेल डिवीजन है उसकी रेट बढ़ जाएगी ताकि जो लॉस्ट पार्ट है उसको भी बना दिया जाए। इसका अपोजिट केस हो सकता है, लिवर को डिस्ट्रॉय करने के लिए फेनोबार्बिटल एक ड्रग है उससे ट्रीट किया गया, जिससे कि लिवर जो है यहाँ पे लिवर का पोर्शन कट किया गया था। यहाँ पे फेनोबार्बिटल एक ड्रग है जिसके एडिशन की वजह से लिवर का साइज़ बड़ा हो गया, वहाँ पे सेल डिवीजन बढ़ गया, उस केस में एपोप्टोसिस बढ़ गया। तो अगर लिवर का सेक्शन चला गया तो सेल डिवीजन बढ़ गया, लिवर ऐड हो गया उसका साइज़ बढ़ गया तो एपोप्टोसिस बढ़ जाएगा। इस तरीके से एपोप्टोसिस और सेल डिवीजन दोनों रेगुलेटेड फॉर्म में रहेंगे और किसी ऑर्गन का साइज़ को मेंटेन, जिसका ऑर्गन का साइज़ चेंज नहीं होना है, जिस भी चीज़ का साइज़ चेंज नहीं होना है, जिस भी चीज़ का स्ट्रक्चर मेंटेन रहना है, उसमें सेल डिवीजन और एपोप्टोसिस को मेंटेन वे में रखा जाता है। एपोप्टोसिस ज़्यादातर एनिमल्स के केस में होता है, कुछ और ऑर्गेनिजम्स में भी देखा गया है, बट बेसिकली दिस इज इन केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ ऑर्गेनेल्स भी एपोप्टोसिस की वजह से मर जाते हैं, तो कुछ ऑर्गेनेल्स भी मर सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनेल पूरा डैमेज हो चुका है तो वो भी मर जाता है एपोप्टोसिस की वजह से। डीएनए डैमेज अगर हो गया है, कोई सा एरर आ गया है जो कि रिपेयर नहीं हो पा रहा है और वो एक भयंकर म्यूटेशन को गिव राइज कर सकता है, उस केस में भी एपोप्टोसिस से उस सेल को मार दिया जाता है। ठीक है, चलिए एपोप्टोसिस तो देख लिया। अब देखते हैं नेक्रोसिस एंड नेक्रोप्टोसिस। नेक्रोसिस क्या है? तो नेक्रोसिस एपोप्टोसिस के ही जैसा है लेकिन बहुत अलग भी है। दोनों में सेल डेथ होता है, इनफैक्ट तीनों में सेल डेथ होता है। नेक्रोप्टोसिस, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, तीनों में सेल डेथ होता है। एपोप्टोसिस में आपने देख लिया एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, प्रोग्राम्ड वे में होता है, मॉलिकुलर इवेंट्स होते हैं स्टेप बाय स्टेप, रेगुलेटेड होता है, कैस्केड मैकेनिज्म है, एक के बाद सब चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है। एंड सेल्स के डेथ के बाद वहाँ पे कोई भी रिमेन्स नहीं रहते हैं। सेल्स जो मरते हैं दे डाई इन अ वेरी क्लीन मैनर, एंड आफ्टर सेल डेथ एज देर आर नो रिमेन्स, so the remains do not damage other cells of the body. But नेक्रोसिस में ऐसा नहीं होता है। नेक्रोसिस में कोई सेल तब मरता है जब उसे कोई ट्रॉमा होता है, कोई चोट लग जाती है, जैसे कि कहीं पे आपको बहुत ज़ोर से चोट लग गई है या बॉडी के किसी पार्ट में ब्लड की सप्लाई बंद हो गई है, उस केस में सेल्स मरते हैं नेक्रोसिस की वजह से। सो एपोप्टोसिस इज़ ए क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। जब कोई सेल बीमार है, कोई ऑर्गेनेल बीमार है, उसमें कोई प्रोटीन डैमेज हो चुका है, डीएनए डैमेज हो चुका है, किसी सेल की ज़रूरत नहीं है, किसी पार्ट को शेप देना है, या कोई सेल जो है जो अपोजिट तरह से काम कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इन्हें मारा जाता है। सो एपोप्टोसिस इज़ अ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। बट नेक्रोसिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। नेक्रोसिस एक्चुअली में रिक्वायर्ड प्रोसेस नहीं है। नेक्रोसिस होता कब है? ज़ोर से चोट लग जाने में, ट्रॉमा के केस में, या किसी ऑर्गन के या किसी ग्रुप ऑफ टिश्यू को ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, उस केसेस में नेक्रोसिस होता है। और नेक्रोसिस जब होता है तब सेल स्वेल कर जाता है। वहाँ पे एपोप्टोसिस में क्या देखा था? सेल श्रिंक कर जाता है, कंडेंस कर जाता है। यहाँ पे नेक्रोटिक सेल स्वेल कर जाता है और फट जाता है, अपने डैमेज चीज़ों को आसपास के सेल्स के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। इट लीड्स टू इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। एपोप्टोसिस की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है? ये हमारे बॉडी का रिएक्शन है। इन्फ्लामेशन बोल सकते हो, दिस इज़ अ बॉडीज रिएक्शन टू सेव अवर बॉडी टू सर्टेन ट्रॉमेटिक सिचुएशन। जैसे कि आपको पाँव में एक पिन चुभ गया या कांटा चुभ गया, हाथ में कांटा लग गया, वो जहाँ कांटा लगता है अगर वो नहीं निकालते हैं तो आपने देखा होगा वो एरिया फूल जाता है, उसमें पानी भर जाता है, थोड़ा सा पस जैसा आ जाता है, लाल हो जाता है, दर्द करता है, सॉफ्ट हो जाता है। ये इन्फ्लामेशन है। वहाँ पे सारे WBC दौड़ के जाते हैं, उस एरिया को क्लीन रखने की कोशिश करते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। एंड ऐसा इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहाँ से कांटा अपने आप ही निकल जाता है। दिस इज़ इन्फ्लामेशन, बॉडीज रिएक्शन और रेस्पॉन्स टू सेव इट। कभी सिर में चोट जब लग जाती है, टकरा जाते हैं हम जब, तो क्या होता है? वो एरिया लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, वहाँ वो फूल जाता है, वहाँ पे खून की सप्लाई बढ़ जाती है, वहाँ पे सारे WBCs दौड़ के जाते हैं ताकि अगर कोई कट है, कट के थ्रू कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर ना कर जाए। इसलिए वहाँ पे ये सब होता है। ये सब इसलिए होता है ताकि कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर अगर कर गया, चोट लगी है, ट्रॉमा हुआ है, तो हमारी बॉडी को उस एरिया में सेफ गार्ड किया जाए, वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए। सो बेसिकली इन्फ्लामेशन इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जब नेक्रोसिस होता है तो जब वो अपने कंटेंट्स डेंजरस है उसको जब स्पिल कर देता है, आसपास के टिश्यू के सेल्स जो होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, WBC दौड़ के चले जाते हैं वहाँ पे, एंड वहाँ पे इन्फ्लामेशन जैसा सिचुएशन बन जाता है। ठीक है, एंड ज़्यादातर नेक्रोसिस तब होता है जब एनर्जी डिप्लीशन हो जाता है, मतलब ATP का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता है, मतलब मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स अगर होता है तब ऐसा होता है। और आयनिक ग्रेडियंट जो मेम्ब्रेन के आसपास होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा किसी भी सेल के बाहर में पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होते हैं, अंदर में नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं, बाहर में सोडियम आयन ज़्यादा होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है, और अंदर में पोटेशियम ज़्यादा होता है। तो ये जो है ये एक आयनिक बैलेंस है, आयनिक ग्रेडियंट है, ये सब डिस्टर्ब होता है नेक्रोसिस के टाइम। ठीक है, सो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस आपको समझ में आ गया। एक सेकेंड का पॉज लेते हैं। आप लोग जो जो समझे हो उसे एक बार थोड़ा दिमाग में घुमाइए, फिर हम नेक्रोप्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। नेक्रोप्टोसिस, एपोप्टोसिस सिग्नल्स की वजह से होता है, एक प्रोग्राम्ड मैनर में होता है। जिस सेल को सिग्नल मिलता है एपोप्टोसिस का, उसी सेल में एपोप्टोसिस होता है।
नेक्रोसिस में कोई सिग्नल नहीं मिलता है। अगर किसी सेल किसी एरिया में कोई डैमेज है ट्रॉमा की वजह से या ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो वहाँ पे नेचुरली नेक्रोसिस हो जाएगा। देयर इज़ नो सिग्नलिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड देयर। नेक्रोप्टोसिस में नेक्रोप्टोसिस एपोप्टोसिस के ही जैसा है। इनफैक्ट बोल सकते हैं नेक्रोप्टोसिस एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का मिक्सचर है। नेक्रोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ है जिसमें कि स्पेसिफिक रेगुलेटरी सिग्नल्स आते हैं, लेकिन इसमें जो सेल्स मरते हैं वो सिग्नल जो होता है वो आसपास के सेल्स की वजह से आता है। मतलब जैसे कि ये सेल नेक्रोप्टोसिस की वजह से मरेगा तो ये आसपास के सेल्स सिग्नल देंगे कि इसे नेक्रोप्टोसिस से मरना है। एंड नेक्रोप्टोसिस इतना अच्छे से अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। एंड नेक्रोप्टोसिस इज़ नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस जैसे कि एपोप्टोसिस है। तो नेक्रोसिस में क्या होता है, नेक्रोप्टोसिस में क्या होता है, एपोप्टोसिस में क्या होता है, ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एपोप्टोसिस है इसके बारे में बहुत कुछ सुन लिया, ये है वो है ये है वो है, होता कैसे। तो सबसे पहले देखेंगे कि एपोप्टोसिस जो है इट इज़ ड्यू टू अ फैमिली ऑफ स्पेशलाइज्ड इंट्रासेल्युलर प्रोटीएजेस। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। तो एपोप्टोसिस इज ट्रिगर्ड बाय मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफ स्पेशलाइज्ड इंट्रासेल्युलर प्रोटीएजेस which cleave specific sequences in numerous proteins. So basically caspase जो हैं ये intracellular proteases हैं, they can cleave proteases। और वो जो let's suppose caspase जो हैं वो हमारे सेल में let's suppose ये न्यूक्लियस जो है इसको डिसअसेंबल होना है, ये सेल को एपोप्टोसिस से मरना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टूटना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट कौन करता है, न्यूक्लियर लैमिना, जो कि लैमिनिन प्रोटीन का एक मेश वर्क होता है सरफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे। आपको पता होगा अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो उसके जस्ट नीचे लैमिनिन प्रोटीन पूरा एकदम उसको मेश वर्क की तरह रहता है, मेश की तरह रहता है और उसे सपोर्ट करता है। लेट्स सपोज इस सेल को एपोप्टोटिक सिग्नल मिला है, इसे मरना है, कैस्पेज एक्टिवेट हो जाएंगे। कैस्पेज क्या करेगा, लैमिनिन प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो कैस्पेजेस क्या है, दे हेल्प इन एपोप्टोसिस एज दे आर प्रोटीएजेस, दे कैन क्लीव प्रोटीन्स ऑन इन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। तो जो प्रोटीन्स सेल्स में होते हैं जो कि टारगेट होते हैं, जिनका मरना ज़रूरी है, जिनका डिग्रेड होना ज़रूरी है एपोप्टोसिस करने के लिए, उन सेल्स का डिग्रेडेशन होता है या क्लीवेज होता है बिकॉज ऑफ कैस्पेजेस। ठीक है। एंड इसके बाद जैसे सारे प्रोटीन्स कैस्पेजेस की वजह से टूट जाते हैं, दिस लीड्स टू सेल डेथ एंड एनगल्फमेंट। सेल मर जाता है एंड फिर उसे फैगोसाइटिक सेल्स खा जाते हैं जैसे कि मैक्रोफेज। ठीक है। अब ये जो कैस्पेजेस हैं इनका नाम कैस्पेज कैसे पड़ा, तो लेट्स सपोज ये एक कैस्पेज है एंड ये हो गया हमारा न्यूक्लियर लैमिना। ये न्यूक्लियर लैमिना इसके एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा एंड ये कैस्पेज इसको क्लीव कर देगा। एंड ये बात याद रखेंगे कि कैस्पेज के एक्टिव साइट में भी एक अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस, स्पेशल सीक्वेंस है, और जो कैस्पेज है वो उसका जो टारगेट है उसको भी जहाँ क्लीव करेगा वो भी स्पेशल रीजन होगा, ऐसे रैंडमली कहीं पे नहीं क्लिक करेगा। तो दिस क्लीव करेगा। दिस प्रोटीएजेस हैव ए सिस्टीन एट देयर एक्टिव साइट। तो इन प्रोटीएजेस के एक्टिव साइट में सिस्टीन है और जो इनका टारगेट प्रोटीन होता है उनके एस्पार्टिक एसिड जहाँ पे होगा वहाँ क्लीव करेंगे, रैंडमली कहीं पे भी नहीं क्लीव करेंगे। इसलिए इसको कैस्पेज कहा जाता है। सी हो गया सिस्टीन के लिए एंड ASP हो गया हमारा एस्पार्टिक एसिड के लिए, एंड ASC तो एंजाइम में होता ही है। ठीक है, ASC। तो इस तरीके से कैस्पेज का रोल है। कैस्पेज तब एक्टिवेट होंगे जब सेल को सिग्नल मिलेगा एपोप्टोसिस के लिए, कैस्पेज एक्टिवेट हो जाएंगे एंड कैस्पेज अपने टारगेट को क्लीव कर देंगे। ठीक है। कैस्पेजेस जो है अगर वो सेल में एक्टिव रहेंगे हमेशा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, सेल्स में हमेशा एक्टिव रहने से कैस्पेजेस का रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, वो कभी भी किसी भी टारगेट से बाइंड करके उसको क्लीव कर देंगे। इसीलिए कैस्पेजेस को सेल के अंदर में इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। तो कैस्पेजेस आर सिंथेसाइज्ड इन द सेल एज इनएक्टिव प्रिकर्सर्स एंड आर एक्टिवेटेड ओनली ड्यूरिंग एपोप्टोसिस। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब ये जो कैस्पेजेस हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, इनिशिएटर एंड एग्जीक्यूशनर। दो तरह के कैस्पेज हैं। तो जब भी एपोप्टोटिक सिग्नल आता है, सब पढ़ेंगे हम लोग एपोप्टोटिक सिग्नल क्या होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। एपोप्टोटिक सिग्नल आने से पहले इनिशिएटर कैस्पेज एक्टिवेट होता है, वो फिर एग्जीक्यूशनर कैस्पेज को एक्टिवेट करता है, फिर एपोप्टोसिस होता है एंड फिर फैगोसाइटोसिस होता है। आई होप आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ गया है क्या क्या है। सबसे पहले तो एपोप्टोसिक सिग्नल टारगेट सेल के पास जाता है,
कैस्पेज एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन सा कैस्पेज? इनिशिएटर कैस्पेज, क्योंकि कैस्पेज दो तरह का है, इनिशिएटर एग्जीक्यूशनर। इनिशिएटर कैस्पेज एग्जीक्यूशनर कैस्पेज को एक्टिवेट कर देते हैं, उसके बाद एपोप्टोसिस होता है, उसके बाद फैगोसाइटोसिस होता है, ठीक है। एंड ये एपोप्टोटिक सिग्नल उसी टारगेट सेल को आते हैं जिसके साथ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जो कैस्पेजेस हैं वो दो तरह के हैं, इनिशिएटर एंड एग्जीक्यूशनर। हमेशा इनिशिएटर कैस्पेज पहले एक्टिवेट होते हैं, उन्हीं से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटर कैस्पेजेस के बारे में पढ़ते हैं। एंड ये जो इनिशिएटर कैस्पेज है, इनका एक्टिवेशन होगा तभी ना ये एग्जीक्यूशनर को एक्टिवेट करेंगे। तो हमें इनिशिएटर कैस्पेज का एक्टिवेशन अच्छे से समझना है, कल की क्लास में आपको समझने को मिलेगा इनिशिएटर कैस्पेजेस का एक्टिवेशन। तो एंड ये कैस्पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा तो कैस्पेज से ही आते हैं, ठीक है। तो इनिशिएटर कैस्पेजेस दे बिगिन द एपोप्टोटिक प्रोसेस एंड दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म सॉल्युबल मोनोमर्स। सो इनिशिएटर कैस्पेजेस जो हैं वो इनएक्टिव सॉल्युबल मोनोमर्स होते हैं। जैसे ही एक्टिवेट हो जाते हैं, दे अंडरगो डाइमराइजेशन, इनके मोनोमर्स पास में आ जाते हैं। लेट्स सपोज ये सारे इनिशिएटर कैस्पेजेस हैं। जैसे इनिशिएटर कैस्पेज एक्टिवेट हो जाता है, उनका डाइमराइजेशन हो जाता है, ठीक है। एन एपोप्टोटिक सिग्नल ट्रिगर्स द असेंबली ऑफ लार्ज प्रोटीन प्लेटफॉर्म्स दैट ब्रिंग मल्टीपल इनिशिएटर कैस्पेजेस टुगेदर। जैसे आता है एपोप्टोटिक सिग्नल, लार्ज प्रोटीन प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, यहाँ पे इनिशिएटर कैस्पेजेस सबमिट होते हैं एंड इनिशिएटर कैस्पेज जो है वो डाइमराइज होते हैं। दे एसोसिएट टू फॉर्म डाइमर्स रिजल्टिंग इन प्रोटीएज एक्टिवेशन। जैसे उनका मोनोमर्स के फॉर्म में थे, इनएक्टिव थे, जैसे वो एक बड़ा सा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के ऊपर आए, डाइमराइज हो गए, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब इनका प्रोटीएज का एक्टिवेशन हो जाता है, प्रोटीएज डोमेन का। फिर आपको आगे का प्रोसेस पता ही है, इनिशिएटर कैस्पेज का प्रोटीएज डोमेन एक्टिवेट होने की वजह से वो एग्जीक्यूशनर कैस्पेज को एक्टिवेट कर देता है। एग्जीक्यूशनर अगर एक्टिवेट है तो सेल डेथ कैन डाई बाय एपोप्टोसिस एंड सेल की डेथ होने के बाद में फैगोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है। तो ईच कैस्पेज इन द डाइमर देन क्लीव्स इट्स पार्टनर एट ए स्पेसिफिक साइट इन द प्रोटीएज डोमेन। तो जैसे ये डाइमर बनते हैं दोनों इनिशिएटर कैस्पेजेस, क्या होता है, एक दूसरे का स्पेसिफिक साइट जो कि प्रोटीएज डोमेन है वहाँ पे कट करते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबलाइज हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, इससे सब समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक इनिशिएटर कैस्पेज है, ठीक है। देखिए ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोमर है। जैसे एपोप्टोटिक सिग्नल आता है कि इनिशिएटर कैस्पेजेस जो हैं वो आपस में मिलने लगते हैं एंड वो डाइमर में कन्वर्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एपोप्टोटिक सिग्नल आया। एपोप्टोटिक सिग्नल जैसे आया कि मैंने आपको बोला लार्ज प्रोटीन प्लेटफॉर्म्स आते हैं, तो एडेप्टर प्रोटीन्स आते हैं बहुत सारे तरह के, मतलब एडेप्टर प्रोटीन्स आते हैं। एडेप्टर प्रोटीन्स आएंगे, इन एडेप्टर प्रोटीन्स के वजह से सारे मोनोमर्स एक दूसरे के पास आके डाइमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा, फिर ये एग्जीक्यूशनर कैस्पेज को एक्टिवेट करके एपोप्टोसिस करेगा एंड उसके बाद में फैगोसाइटोसिस होगा, ठीक है। तो ये देखिए इनिशिएटर कैस्पेजेस हैं। जैसे एपोप्टोटिक सिग्नल आता है कि एडेप्टर प्रोटीन्स आते हैं एंड ये इनिशिएटर कैस्पेजेस के साथ बाइंड करके इनिशिएटर कैस्पेजेस को बोलते हैं जितना हो सके मेरे पास आओ, और उनके मोनोमर्स डाइमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एडेप्टर प्रोटीन क्या होता है, तो एडेप्टर प्रोटीन्स 5 तरह के हैं। AP1 याद कीजिए, आपको क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स जो प्रोटीन सॉर्टिंग में है, AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, 5 तरह के एडेप्टर प्रोटीन्स होते हैं। एडेप्टर प्रोटीन्स क्या करते हैं, दे हैव मेनी प्रोटीन लिंकिंग साइट्स, उनके पास बहुत सारे प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स हैं और उनके एक एडेप्टर प्रोटीन के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन्स बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एपोप्टोटिक सिग्नल आता है कि एडेप्टर प्रोटीन्स आ जाते हैं एंड जो इनिशिएटर कैस्पेजेस के मोनोमर्स हैं वो डाइमर्स में कन्वर्ट होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, खुद पहले एक्टिवेट होते हैं, फिर वो एग्जीक्यूशनर कैस्पेज को एक्टिवेट करते हैं, फिर वो एपोप्टोसिस करते हैं और फिर सेल डेथ होती है, ठीक है। तो इनिशिएटर कैस्पेज जो है, देखिए इनिशिएटर कैस्पेज का 2 डोमेन है, एडेप्टर बाइंडिंग डोमेन एंड प्रोटीएज डोमेन। तो एडेप्टर बाइंडिंग डोमेन देखिए यहाँ पे एडेप्टर बाइंड करता है, देखिए यहाँ पे एडेप्टर का स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए ये दोनों ब्लू जो है वो इनिशिएटर कैस्पेज का है एंड ये बीच में जो ब्लू और रेड है ये है हमारा एडेप्टर प्रोटीन। तो देखिए एडेप्टर प्रोटीन जो है वो ये जो इनिशिएटर कैस्पेज का मोनोमर है उसके एडेप्टर बाइंडिंग डोमेन के साथ बाइंड कर गया, ठीक है। अब क्या है, जैसे ये बाइंड किया कि मोनोमर्स जो है वो डाइमर्स में कन्वर्ट हो गए,
जैसे वो डाइमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। कैसे? ये देखिए, प्रोटीएज डोमेन एक और डोमेन है जिसका 2 क्लीवेज साइट्स दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कट अगर हो जाएगा तो ही इसका एक्टिव रीजन बाहर आएगा, तो ही वो स्पेशल अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस आएगा जो कि टारगेट को कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों डार्क ग्रीन देखिए बीच में चला गया, दोनों लाइट ग्रीन वैसे ही है, दोनों ब्लू वैसे ही है। तो ये देखिए दोनों डार्क ग्रीन बीच में चला गया है एंड वो स्मॉल सब यूनिट है, लाइट ग्रीन जो है वो लार्ज सब यूनिट है। तो देखिए ये एडेप्टर इनिशिएटर प्रोटीन इनिशिएटर कैस्पेज है, ये वाला रीजन इसका अमीनो टर्मिनल है, ये वाला रीजन कार्बोक्सिल टर्मिनल है। अमीनो टर्मिनल रीजन जो है वो एडेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड किया, एडेप्टर बाइंडिंग डोमेन है वहाँ पे, एंड प्रोटीएज डोमेन में कुछ नहीं, वो एक्टिवेट होके एग्जीक्यूशनर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, तो देखिए डाइमराइजेशन, एक्टिवेशन एंड क्लीवेज। तो यहाँ देखिए एडेप्टर प्रोटीन इन दोनों को साथ में लाने का काम किया एंड ये दोनों जैसे पास में आई, जैसे डाइमराइजेशन हुआ कि क्लीवेज साइट में कट आ गया एंड उसका जो एक्टिव साइट है वो एक्टिवेट हो गया। देखिए जैसे एक्टिव कैस्पेज बना कि एग्जीक्यूशनर कैस्पेज देखिए आया, एग्जीक्यूशनर कैस्पेज का भी यहाँ पे एक्टिव साइट है, डार्क ग्रीन बीच में आ गया, दोनों लाइट ग्रीन दोनों तरफ रह गया, एक्टिव कैस्पेज हो गया एंड ये हुआ है बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटर कैस्पेज। अब ये होने से एपोप्टोसिस होगा एंड फैगोसाइटोसिस होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है इनिशिएटर कैस्पेज, एग्जीक्यूशनर कैस्पेज। ठीक है, तो इस तरीके से इनिशिएटर कैस्पेज क्या करता है, तो इनिशिएटर कैस्पेज के एग्जांपल हो गए कैस्पेज 8 एंड 9, एग्जीक्यूशनर का है 3, 6, 7। इस तरह से याद रखने से इजी होगा। इनिशिएटर का है 8, 9, एग्जीक्यूशनर का है 3, 6, 7, 3, 6, 7 एंड 8, 9। ठीक है, तो इनिशिएटर कैस्पेज जो है वो मोनोमर्स के फॉर्म में है। वो जब आते हैं दे बाइंड विद द एडेप्टर प्रोटीन एंड देयर monomeric form converts into dimeric form, and after that the cleavage site, where the cleavage site is seen, at that point cleavage takes place because of that interaction. After that cleavage the active caspase becomes visible, and active caspase क्यों, क्योंकि उसका cleavage site जो है वहाँ पे कट होके स्पेशल DNA सीक्वेंसेस जो हैं वो एक्सपोज हो गए। फिर ये एक्टिव कैस्पेस क्या करेगा, दिस विल हेल्प इन एग्जीक्यूशन एक्टिवेटिंग एग्जीक्यूशनर कैस्पेस, एग्जीक्यूशनर कैस्पेस को एक्टिवेट करके देन इट विल हेल्प इन डिग्रेडेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन्स, देन इट हेल्प्स इन एपोप्टोसिस, एट द एंड फैगोसाइटोसिस। आई होप आप लोगों को सारा क्लियर है ये वाली चीज़। अगर ये 4 दिन में आपको कोई भी डाउट आता है, जब नॉर्मल सेशन स्टार्ट होंगे 11 अक्टूबर से 7 PM पे, उस समय में आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। तो इनिशिएटर कैस्पेज जो है वो भी मोनोमर्स के फॉर्म में है, लेकिन डाइमराइजेशन होना ज़रूरी है। लेकिन जो एग्जीक्यूशनर कैस्पेज है वो डाइमर के फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, एग्जीक्यूशनर कैस्पेज डाइमर के ही फॉर्म में रहता है एंड इनिशिएटर की वजह से बस उसका एक्टिव साइट जो है वो एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी डाउट्स है वो मुझे आप मंडे जिस दिन नॉर्मल क्लासेस शुरू होंगी वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं। सो अच्छा ये रह गया, सॉरी एक स्लाइड रह गया। यहाँ पे इनिशिएटर कैस्पेजेस और एग्जीक्यूशनर कैस्पेज दोनों का इंटरेक्शन तो हो गया। एग्जीक्यूशनर कैस्पेज अब एक्टिवेट हो गया है तो वो एपोप्टोसिस कैसे करेगा। तो एग्जीक्यूशनर कैस्पेज जो है वो क्या है, डिग्रेड करने वाला चीज़ है ना, वो तो प्रोटीन को डिग्रेड करता है, तोड़ता है। तो वो अपने टारगेट को ढूंढेगा, जहाँ उसको कमज़ोर प्रोटीन मिल जाएगा वहाँ उस प्रोटीन को वो क्लीव कर देगा। तो एग्जीक्यूशनर कैस्पेज के जो टारगेट्स हैं दे इंक्लूड न्यूक्लियर लैमिन्स, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, द क्लीवेज ऑफ विच कॉजेज द इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लियर लैमिना। तो न्यूक्लियर लैमिना का इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन हो सकता है इसकी वजह से। मैंने आपको पहले ही बोला है एपोप्टोसिस कैस्केड रिएक्शन है, एक बार चालू हो जाता है तो वो बंद नहीं होता। दूसरा क्या है, डीएनए डिग्रेडिंग एंडोन्यूक्लियसेस इन एन एक्टिव फॉर्म, इट्स क्लीवेज फ्लीज द एंडोन्यूक्लियस टू कट अप द डीएनए इन अ सेल न्यूक्लियस। तो नॉर्मली ये इसका टारगेट है। सेकेंड टारगेट क्या है, एक ऐसा प्रोटीन जो कि नॉर्मली डीएनए डिग्रेडिंग एंडोन्यूक्लियसेस को पकड़ के रखता है एंड जैसे ये वाली इनिशिएटर एंड एग्जीक्यूशनर क्लीवेज के लिए रेडी हो गए, दे विल फ्री द एंडोन्यूक्लियसेस टू कट अप द डीएनए इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अदर टारगेट इंक्लूड कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन, सेल एडहेशन, ये सारे अलग टारगेट्स हैं। देन कैस्पेज कास्केड इज नॉट ओनली डिस्ट्रक्टिव, सेल्फ एम्पलीफाइंग, एक स्टेप के बाद में अपने आप ही इतना सेल्फ एम्पलीफाइंग मतलब एक स्टेप के बाद में खुद ही अपने आप को फैलाएंगे, एंड इरिवर्सिबल, सो दैट वंस सेल स्टार्ट्स आउट अलोंग द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन इट कैन नॉट टर्न बैक। ठीक है, आई होप आप लोगों को टारगेट्स के बारे में समझ में आएगा। सो ओवरऑल प्रोसेस क्या है,
एपोप्टोसिस हो गया प्रोग्राम सेल डेथ। ये तब होता है जब किसी को शेप देना होता है या स्ट्रक्चर देना होता है। ये फिर क्या करता है, इट हेल्प्स टू क्लियर द डबल स्ट्रैंड एपोप्टोसिस, ओके, इट हेल्प्स टू रिमूव द abnormal सेल्स, मिसप्लेस्ड सेल्स, जिन सेल्स में कोई प्रॉब्लम है, जो सेल्स एज कर चुके हैं, उन सेल्स को हटाने में हेल्प करता है बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, मॉलिकुलर प्रोग्राम्ड मॉलिकुलर इवेंट्स हेल्प इन दिस थिंग्स, ठीक है। उसके बाद में एपोप्टोसिस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दे आर कैस्पेजेस। कैस्पेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, इनिशिएटर, एग्जीक्यूशनर। इनिशिएटर कैस्पेज कैसे एक्टिवेट होता है, बिकॉज ऑफ एपोप्टोटिक सिग्नल इनिशिएटर कैस्पेजेस एक्टिवेट, एंड इनिशिएटर कैस्पेजेस एक्टिवेट होने के बाद में एग्जीक्यूशनर कैस्पेज एक्टिवेट हो जाता है। एग्जीक्यूशनर कैस्पेज एक्टिवेट होने के बाद में एपोप्टोसिस एंड फिर फैगोसाइटोसिस। सो बेसिकली नेक्स्ट कल के सेशन में इनिशिएटर कैस्पेज और एपोप्टोटिक सिग्नल के बारे में बात करेंगे। एपोप्टोटिक सिग्नल क्या होता है, वो कैसे इनिशिएटर कैस्पेज को एक्टिवेट करता है, क्योंकि इनिशिएटर की वजह से तो एग्जीक्यूशनर एक्टिवेट हो रहा है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमें इनिशिएटर कैसे एक्टिवेट होता है वो पढ़ना है, किस किस सिचुएशन में एक्टिवेट होता है वो पढ़ना है, क्योंकि इनिशिएटर के बाद एग्जीक्यूशनर होना ही है, एपोप्टोसिस होना ही है, तो ये चीज़ें हमें देखना है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट द एक्टिवेशन ऑफ द इनिशिएटर कैस्पेज, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल की क्लास में एक्टिवेशन ऑफ इनिशिएटर कैस्पेज आप देखेंगे। 11 अक्टूबर से नॉर्मली जो क्लास चल रही थी डीएनए रिकॉम्बिनेशन, उसे हम देखेंगे। मेरा कोड है शेल K10, जिसे आप यूज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट्स पा सकते हैं, 10% ऑफ। एंड मेरी स्पेशल क्लासेस को देख सकते हैं जो कि फ्री हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड लर्नर्स ऐप पे आपको मिल जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको सारे एडुकेटर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। एंड थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।